अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफ़ीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट विद काशिफ रफ़ीक। नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान हुआ। दोनों जमातें अपोजिशन में थीं और इनके साथ बाकी इत्तेहादी जमातों ने मिलकर इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश की और उसके बाद फिर PDM की एक हुकूमत फॉर्म की गई। फिर इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी को ने मैंडेट दिया और पीपल्स पार्टी ने तो आइनी ओहदे ले लिए, लेकिन हुकूमत को अपना मैंडेट दिया और वफाकी हुकूमत नून लीग की बन गई। अब यहाँ तक इत्तेहाद था और उस वक्त तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ दोनों बड़ी जमातें इकट्ठी हो गई ताकि निज़ाम को आगे लेके जाया जा सके। बज़ाहिर पीपल्स पार्टी का कहना यह है कि उन्होंने अपनी सपोर्ट इसलिए दी कि वो जमहूरियत को आगे चलाना चाहते थे, क्योंकि स्प्लिट मैंडेट था। अब यकायक सैलाब साउथ पंजाब में आया। सैलाब की इमदाद BISP के थ्रू होनी चाहिए थी। गुफ्तगू यहाँ से शुरू हुई और गुफ्तगू यहाँ तक पहुँच गई कि आज पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम आज भी कहते हैं मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। जबकि मरियम नवाज़ साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने कहा कि पंजाब के ऊपर गुफ्तगू करने वालों की वो सफाई कर रही हैं, उनके दिल और दिमाग की सफाई कर रही हैं, क्योंकि वो पंजाब की बात ना करें तो किसकी बात करें। ये तलखी दिन ब दिन बढ़ती क्यों जा रही है, जबकि स्पीकर साहब ने अफहाम तफहीम करवाने के लिए एक नशिस्त भी कराई थी। इसी के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए नून लीग से मेरे मेहमान हैं अली गौहर बलोच साहब और पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। आमिर हसन साहब, आपकी तरफ आऊँगा। सर, तलखी कम होनी चाहिए थी लेकिन तलखी बढ़ती चली जा रही है और मामला जो है वो उस तरफ जाता नज़र आ रहा है कि आज आपकी जो मरकज़ी लोग हैं, पलवशा साहिबा, उन्होंने तो कहा कि हम आज भी कहते हैं कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। तो सर, ये चीज़ें, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये क्यों आगे की तरफ बढ़ रही हैं? क्यों लीडरशिप रोल अदा नहीं कर रही है कि इस मामले को ख़त्म किया जाए, ठंडा किया जाए? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखिए, लीडरशिप अगर आग को बढ़ावा नहीं दे रही तो इसका मतलब है लीडरशिप इस मामले को ठंडा कर रही है। हमारी जो लीडरशिप है, फर्स्ट ईयर ऑफ लीडरशिप है, प्रेसिडेंट जरदारी हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो हैं, उन्होंने किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया। जबकि PMLN की तरफ से जो जिन्हें वो अपनी मुतवक्को क़यादत कहते हैं और जो मियां नवाज शरीफ ही का परतों हैं, ये शैडो हैं, उनकी तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इससे तो एक लीडरशिप की नीयत का अंदाजा हो जाएगा कि हमारी लीडरशिप बढ़ावा नहीं दे रही है, उनकी लीडरशिप बढ़ावा दे रही है। हम तो सिर्फ देखिए हमने किया क्या, क्या जसारत की है, हमसे गलती क्या हो गई है। गलती तो हमने इतनी की है कि आप लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मदद कर दें, फौरी तौर पे एक निज़ाम मौजूद है। इस पर गुफ्तगू हो सकती है, हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। इससे अगर आपके पास अच्छा तरीक़ाकार है तो आप उस पर कर सकते हैं। लेकिन ये बातें एकदम से मरियम साहिबा ने ये इमरान नियाजी की जुबान कब से सीख ली और किससे सीख ली? मैं उंगलियां तोड़ दूंगी, मैं घर तक छोड़ के आऊंगी, मैं फलां। हमारे लिए तो बड़ा अजीब किस्म का मरहला है कि खातून है और हमें उनका एहतराम है और एहतराम रहेगा भी। और हमारे चेयरमैन ने तो उनकी लड़ाई लड़ी है जब हमारे दोस्त PMLN वाले खामोश हो गए थे। तो चेयरमैन ने जिस जुबान में लड़ाई की थी वो दुनिया जानती है। लेकिन बहरहाल हर एक का अपना ज़र्फ होता है, तो लड़ाई हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं अब आपको थोड़ा सा डांडे मिलाता हूँ, ये कोई मसला है भी नहीं जिसे बनाया जा रहा है। ना सैलाब मसला है मेरे नजदीक, ना सैलाब का इशू कोई मसला है। मसला कोई और है, गुस्सा कोई और है। अब हमें कहा जा रहा है कि पानी तो आपकी तरफ से आता है, इसलिए आप गदला करके भेज रहे। बात असल में ये है कि अगर आपको याद हो, फैसलाबाद में चीफ मिनिस्टर साहिबा थी, तो वहां पे राना सनाउल्लाह ने ऐलान किया कि हमारी वजीर आजम मुतवक्को अगली जो है वो मरियम साहिब। और उसके बाद देखिए कि उन्होंने शायद समझा कि राना साहब ने उन्हें नॉमिनेट कर दिया है फौरी वजीर आजम बनने के लिए, इसलिए उन्होंने फौरी तौर पे शहबाज शरीफ के इत्तेहादियों के परखचे उड़ाने शुरू कर दिए, वफाकी हुकूमत के परखचे उड़ाने शुरू कर दिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि इससे नुकसान किसे होगा। हम लोग तो ना कैबिनेट पे बैठे हैं, ना कोई फायदा ले रहे हैं। हमने तो आपको कहां से किन हालात से उठाया, आपकी फैमिली में से कोई लंदन था, कोई फलां शहर में था, हम सबको लेके आए। हमने एक जद्दोजहद की, हमने मुल्क के अंदर फैशिज्म का मुकाबला किया, उसे खत्म किया, नाजी राज को खत्म किया। हमने कोई मुतालबा नहीं। मुझे काशिफ साहब जरा दो बातें जी प्लीज। उस मुल्क में जहां पे 17 सीटों वाला बंदा 200
80 सीटों वाले का वजीर आला बन जाता है। जी वहां पे हमने 20-25 सीटों के फर्क के बावजूद 2 दफा इनका वजीर आजम बना दिया। एक दफा कुछ इनके कहने पे हमने वजारतें ली और दूसरी दफा वो भी नहीं ली। तो अब ये देखना ये है कि अगर आपके अंदर कोई रिफ्ट है, आप कोई अपना चेंज ऑफ कमांड करना चाह रहे हैं, आप अगर कोई वजीर आजम बदलना चाह रहे हैं, तो ये लड़ाई भाई आप अपने घर के अंदर रखें, हमें शामिल ना करें। ठीक। ये एमएलएन के दोस्त खुद फैसला करें। अगर वो शहबाज शरीफ साहब को हटाना चाहते हैं और जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा मरियम साहिबा को लाना चाहते हैं, तो फैसला अपनी पार्टी में करें। हम ठीक। तो सोचेंगे कि हमने किसका साथ देना। ठीक। अली गौर बलोच साहब, सर आपने बैरिस्टर साहब की गुफ्तगू सुनी, इसका रिस्पॉन्ड भी कीजिएगा। और दूसरा ये है कि ये तलखी कम हो गई थी, लेकिन चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी साहब और उनके साहबजादे की जब सिक्योरिटी वापस ली गई, तो मैं समझता हूँ शायद चीज़ें जो थी वो ज़्यादा ब्लो अप हो गई। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि बातें इतनी सिंपल नहीं है। बैरिस्टर साहब भी बात कर रहे थे, जहाँ तक ये कहते हैं कि भाई हमारी लीडरशिप की तरफ से बात नहीं आई, तो मैं भी कहूँगा कि आप बताएं कि नवाज शरीफ साहब ने क्या बात की, शहबाज शरीफ साहब ने क्या बात की। अभी मेरे भाई बैरिस्टर साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा की लड़ाई की भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि इनकी लड़ाइयाँ हैं, और इस तरह की ये बातें जिस तरह से बैरिस्टर साहब कर रहे हैं, इसी तरह से हमारे पंजाब से जो बाकी पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं वो भी अरसा दराज से इसी तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए, सिंध में जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर कर रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, अंदरून सिंध के क्या हालात हैं, कराची के क्या हालात हैं, अगरचे वो किसी से ढके छुपे हुए नहीं है, लेकिन आपने कभी हमारे किसी पंजाब के जो मीडिया पे आने वाले लोग हैं, कभी हमने तनकीद नहीं की। और उसकी बुनियादी वजूहात ये हैं कि जाहिर है कि हमने अपोजिशन के दौर में भी एक जो है मिलकर जद्दोजहद की है। फिर जाहिर है कि मरकजी हुकूमत जब अदम एतमाद हुआ और उसके बाद गवर्नमेंट बनी, तो उसमें भी पीपल्स पार्टी हुकूमत में हमारे साथ थी। फिर हमने आपस में इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किए। हम अलग अलग पोलिटिकल पार्टीज हैं, हम अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज रखते हैं। इसके बावजूद हमने इनको ऑफर की कि आप जो है वो प्राइम मिनिस्टर अगर बनना चाहते हैं या हुकूमत बनाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आए, हम आपकी सपोर्ट के लिए तैयार हैं। तो पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि नहीं, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। मैं फिर वो जी मैं इसलिए क्योंकि वो राब्ता उनका मुनक़ता हुआ तो मुझे मौका मिल गया। देखिए, एक बात तो ये पहले है कि सिंध हुकूमत पे ये तनकीद करें, लेकिन उससे पहले सिंध के लोग इन्हें कोई काउंसलर तो बना दें, कोई एमपीए तो बना दें, कोई एक एमएलए ले आए। इन्होंने सिंध पूरे में पीटीआई से इत्तेहाद करके ये नहीं किया, और इनका एक एमपी एक एमएलए नहीं है। हमारे यहाँ पे 7 एमएलए हैं, 15 के करीब एमपीए हैं। इसके बावजूद कि हमारी पूरी जमात तोड़ के पीटीआई बना दी गई है, उसके बावजूद हम मौजूद है। और इन्हें तो तोड़ा नहीं गया सिंध में, लेकिन ये मौजूद ही नहीं है। तो ये पहले वहां पे अपनी प्रेजेंस ना है, तनकीद करें, हमें कोई और करते रहे, हमें कोई एतराज नहीं, हम तो तनकीद से सीखते हैं। आपका पॉइंट आ गया। और एक बात जी, मैं एक बात कह दूं, जी, एक बात कह दूं, उन्होंने कहा मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा तू तू। तो मैं बलोच साहब से पूछता हूँ कि आपने कड़वा हमेशा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को दिया है, और मीठा आपने वो जो मनून हुसैन थे और तारड़ साहब थे उन्हें आपने मीठा दिया हुआ था, और कड़वा आपने शरीफ फैमिली को हमेशा दिया है। अरे भाई, सदारत की क्या अहमियत है आप लोगों के आगे? आपने बदतरीन लोगों को सदर बनाया है। आपका पॉइंट आ गया सर, हम तो अपने कारकर्दगी पे सदर बने। आपका पॉइंट आ गया। बैरिस्टर गौर साहब, गौर अली बलोच साहब, सर आपका। देखें, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। जी जी प्लीज। ये कह रहा था कि आप पीएमएलएन के अगर वोट आपके साथ ना होते तो आप पाकिस्तान की सदारत एंजॉय ना करते। बिल्कुल ठीक। अगर पीएमएलएन का वोट आपके साथ ना होता तो आप चेयरमैन की सेनेटशिप भी एंजॉय ना करते। अगर आपके साथ पीएमएलएन का वोट ना होता तो आप डिप्टी स्पीकरशिप भी एंजॉय ना करते। बिल्कुल ठीक। अगर आपके पास पीएमएलएन का वोट ना होता तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो चेयरमैनशिप है और गवर्नर के होते हैं वो भी आप एंजॉय ना करते। दुरुस्त। और आज अगर पीएमएलएन के प्राइम मिनिस्टर हैं तो यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी की सपोर्ट है तो वो है। लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है कि हमने सबसे पहले पीपल्स पार्टी को ऑफर की। बाकी 47 की
और ये जो बातें 45, यही लैंग्वेज, यही जुबान जो मेरे भाई बैरिस्टर साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, यही लैंग्वेज इनके जो पंजाब के जितने मीडिया पे आने वाले लोग हैं, हमने तो कभी इनके सिंध के ऊपर तनकीद इसलिए नहीं की कि जाहिर है हम इनके इत्तेहादी हैं और हम एक इत्तेहादी हुकूमत में बैठे हैं, अगरचे हमने आपस में एक दूसरे में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए, लेकिन सैलाब के ऊपर सियासत करने की जरूरत नहीं है। असल बात यह है कि पंजाब के अंदर जिस तरह से मेहनत मरियम नवाज साहबा कर रही हैं और जितने उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, बाकी सूबों को भी चाहिए कि वो जरूर आए और वो भी अपने अपने सूबों में मेहनत करें, उससे बेहतर कारकर्दगी दिखाएं। इनके सिंध के वजीर आला हम कहते हैं कि वो एक सियासी कारकुन है और मेहनती आदमी है, लेकिन ये रोज लाइन में बैठकर पंजाब हुकूमत को क्रिटिसाइज करना, सैलाब के ऊपर सियासत करना, इनको पता है कि पंजाब के अंदर मरियम साहबा ने इस बदतरीन सैलाब में भी जितनी एफर्ट कर रही हैं और जिस तरह से वो सैलाब ज़दगान की खिदमत कर रही हैं और जिस तरह से पंजाब के जितने भी वसाइल हैं हुकूमत के, वो उनके ऊपर निछावर कर रहे हैं, तो उसमें आप अपनी कारकर्दगी दिखाने की बजाय आप मादरत के साथ पंजाब के ऊपर आपने तनकीद शुरू की हुई है। जाहिर है कि जो हम ये नहीं कहते कि हम सिंध का पानी ले लें, हम KPK के वसाइल ले लें, बासियत वजीर आला उन्होंने इतनी बात की है कि हम अपने पंजाब के वसाइल का हक रखते हैं कि वो पंजाब के अवाम की खिदमत के लिए जहां कहीं भी जरूरत पड़े हम वहां पर इस्तेमाल करेंगे। कभी ये नहरों का बहाना बना लेते हैं कि आप सिंध का पानी ले रहे हैं, भाई उसके फॉरम मौजूद है, अगर आप समझते हैं कि सिंध को पानी कम मिल रहा है या किसी जगह पे ज्यादा है तो आप उस फॉरम पे बात कर सकते हैं, लेकिन ना हम सिंध में किसी किस्म की डिक्टेशन देना चाहते हैं, ना पंजाब में हमें डिक्टेशन लेना कबूल है। ठीक। हाँ, आप अगर आपसे हजम नहीं होती सारी चीजें और इसके बावजूद आप तनकीद करते हैं और इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं, अगर मैं ये कहूं तो क्या बैरिस्टर साहब की दिलदारी नहीं होगी कि बाप बेटे के अंदर भी इक्तदार की चपलश है, तो फिर इनको ये बात अच्छी लगेगी। ये मरियम साहिबा का और शहबाज शरीफ साहब का ये राग तो हम पिछले 40 साल से सुन रहे हैं कि जनाब नून से शीन अलग होगी और शीन से नून अलग होगी और इस किस्म की बातें आप टॉक शोज में करेंगे तो तलखी और बढ़ेगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि दोनों पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वो आपस में राब्ते में है और ये मामलात कुछ अरसे के बाद डिफ्यूज हो जाएंगे। जाहिर है दोनों पार्टी के हाथ में बैठी है, बाकी हर पॉलिटिकल पार्टी के पास ये, मेरी गुजारिश सुन, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास ये हक हासिल है कि वो अपने सियासी फैसले कर सकते हैं, बिल्कुल अपनी सियासी रास्तों का तयन कर सकते हैं। ना पीपल्स पार्टी को मजबूरी है ना PMLN को, लेकिन मैं समझता हूं कि जरदारी साहब एक जीरक सियासतदान है, बिलावल भुट्टो साहब जीरक है, हमेशा मरियम साहिबा ने कहा है कि बिलावल भुट्टो मेरा भाई है। अगर KPK जैसा सूबा जिसका वजीर आला जाती तौर पर मैं समझता हूं कि उसने वो अल्फाज भी इस्तेमाल किए जो किसी भी इंसान को जेब नहीं देते, इसके बावजूद सैलाब आया, मरियम साहबा ने फोन किया, उन्होंने सियासत नहीं की KPK के हालात के ऊपर, उन्होंने ऑफर की कि आप बताएं पंजाब के जिम्मे लगाएं, आप क्या खिदमत चाहते हैं। गौर साहब आपको पॉइंट, सिंध के अवाम भी सैलाब से गुजर रहे हैं, आपको पॉइंट आ गया। सिंध की फिक्र नहीं है, पंजाब की फिक्र है कि यहाँ पर किस प्रोग्राम के तहत फंडिंग करें, इस फंडिंग से तो नंबर नहीं। हाँ, जो इनका प्रोग्राम है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, हमने अपने दौर में भी चलाया, आज भी चल रहा है। बिल्कुल ठीक, आपको पॉइंट आ गया। मैं सर बैरिस्टर साहब को ऐड करना चाह रहा हूं सर, खिदमत का फैसला तो पंजाब हुकूमत करेगी ना कि उन्होंने किस तरह से कहा। आपका पॉइंट आ गया सर। बैरिस्टर साहब, सर इन बातों का जवाब देने के साथ साथ एक चीज ऐड कर लीजिएगा कि तहरीक इंसाफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी अदम-ए-इत्तेमाद लेके आए तो वो नून लीग का साथ देने को तैयार है। असद कैसर साहब ने फ्लोर ऑफ दी हाउस पे कहा कल, और फिर उसके बाद आज सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं हम अदम-ए-इत्तेमाद में साथ देने को तैयार है लेकिन इत्तेहाद करने को तैयार नहीं है। इस पर भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर। देखिए, पहले मैं इसी पे रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। हमें कोई एतराज ही नहीं है मियां शहबाज शरीफ पे मजहबी एतमाद क्यों लेके। बलोच साहब ने तो बड़े ओहदे गिरा दिए, सदर पाकिस्तान। मैंने पूछा सदर पाकिस्तान क्या एंजॉय करता है, क्या एंजॉय कर रहा, ये इन्हें पता है इन्होंने किसे बनाया हमेशा और क्या एंजॉय करता रहा। गवर्नर, जरा अपने गवर्नर भी ये बता दें। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लाहौर आता है, वजीर आला इस्तेमाल करने नहीं जाती। वही रविश जो 80 और 90 की दिहाई की थी वो फिर इख्तियार की जा रही है। अपने गवर्नर के साथ कॉलोनी नहीं करती हैं। अच्छा, ये क्या हम एंजॉय कर रहे हैं जी, कौन सा इक़्तिदार? हम क्या यहाँ पे 50% इनसे वजारतें नहीं ले सकते?
इसहाक डार किस कैपेबिलिटी के ऊपर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है? हम नहीं बन सकते थे? हम प्राइम मिनिस्टर का भी शोर मचाते तो ये हमारे बगैर हुकूमत बना के दिखाते। तो जनाब बात ये है, हमने इस जमहूरी सिस्टम को, हमने नून लीग तो थोड़ा अरसा हुआ है मुशर्रफ व जमहूरियत हुई है जनरल मुशर्रफ की वजह से। हम तो जमहूरियत को तब को जब ये जमहूरियत के सर तहरीक इंसाफ की ऑफर कंसीडर कर रहे हैं बैरिस्टर साहब, तहरीक इंसाफ की ऑफर कंसीडर कर रहे हैं? हमें शहबाज शरीफ से, मैंने कहा हमें शहबाज शरीफ पे कोई एतराज ही नहीं है। ओके गुड, क्यों लेके आए अदम एतमाद? गुड, हमें शहबाज शरीफ पे तो अदम एतमाद होगा तो हम करेंगे ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बलोच साहब, मैं पूरा प्रोग्राम बैठा, एक मैंने मरियम साहिबा पे तनकीद नहीं की, एक मैंने पंजाब हुकूमत पे तनकीद नहीं की, फिर मैं बिलावल भुट्टो तारीफ करके गए कि भाई ये अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ पे हमने सुजेस्शन दी है, ये लड़ना चाह रहे हैं। मैंने बार बार कहा पंजाबी की मिसाल है, आटा गुंदियां हिलने क्यों है? ये प्रॉब्लम है। ये बैरिस्टर साहब का पॉइंट आ गया सर, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं प्लीज। तो पूरी कर रहे जी 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 मुझे बात, हम ये कोई बिला शिरकत गैर हुक्मरान नहीं है। ये पंजाब में सादा अक्सरियत भी जिस तरह मिली है ये जानते हैं। हम तो वहाँ पे 3/4 से बैठे हैं। दूसरी बात ये है सर, पाकिस्तान पंजाब को दोबारा मौला जट की तरफ ना लेके आए। मौला जट बनेंगे तो चाहिए कि नून लीग वाले इतने दलेर हैं तो लंदन जो गालियां पड़ती हैं सुबह शाम उसका जवाब दे। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया सर। सर आपका पॉइंट, आपका पॉइंट आ गया। गालियों के लिए वहां जाके सीना सफर हो। बिल्कुल अली गौर साहब सिर्फ 30 सेकंड में, उनको शहबाज शरीफ से कोई इशू नहीं है सर, वजीर आजम साहब से। सर इस मामले को सेटल डाउन कर लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ का तो ऑप्शन फारिग कर दिया बैरिस्टर साहब ने। सर क्या कहेगा? 30 सेकंड प्लीज। नहीं, मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि वो बैरिस्टर साहब मेरे भाई हैं, वो फॉर्म 47 बता रहे थे, तीसरा टन्योर है सिंध में, और जो कारकर्दगी है पीपल्स पार्टी की वो ढकी छुपी हुई नहीं। इसके बावजूद हमने तो इनको 47 का कभी ताना नहीं दिया, हमने इनको कभी ताना नहीं दिया 47 का। और दूसरी बात ये है कि जाहिर है कि जब तक ये इत्तेहादी हुकूमत चलती रहेगी, आईनी हक हर पार्टी को हासिल है। ये अगर साथ हैं तो जाहिर है इनको भी ओहदे मिले हुए हैं, इन्होंने भी अपना शेयर लिया हुआ है। लेकिन अगर ये अलग होना चाहेंगे तो फिर इन्हें हम कोई रोक तो नहीं सकते ना। वो आईनी ऑप्शन तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पास है। ठीक, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि दोनों पार्टीज की लीडरशिप राब्ते में ये अल्फाज की बमबारी जो आपको टॉप में नजर आ रही है, ये भी डिफ्यूज हो जाए। जी ठीक, बहुत जी जी बिल्कुल टाइम, जी जी प्लीज बैरिस्टर साहब जी प्लीज। मैं बलोच साहब को कह रहा हूँ, मैंने फॉर्म 47 नहीं कहा। और हाँ वैसे एक बात है, ये पंजाब का मुकदमा लड़ने वाले 1947 में पंजाबी हुए हैं आपका, और हम नस्लों से पंजाबी। आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। और मैं ये बैरिस्टर साहब आपका पॉइंट आ गया। और अली गौर साहब ने कहा कि ये मामला डिफ्यूज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन साहब आपका। अली गौर बलोच साहब आपका टाइम की किल्लत की वजह से गुफ्तगू को यहीं वाइंड अप कर रहे हैं। नाज़रीन आपने हमारे शुरा की गुफ्तगू सुनी और अली गौर बलोच साहब बड़े पुरुमीद है कि बहुत जल्द ये मामला जो है ये लफ्जी गोलाबारी थम जाएगी और चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। जबकि बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने कहा कि उन्हें शहबाज शरीफ साहब से बतौर वज़ीर आज़म कोई इशू नहीं है। नाज़रीन एक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे कि भारत को जो मात हुई पाकिस्तान से, तमाम तर दावे धरे के धरे रह गए, लेकिन शायद वो मात अभी तक हज़म नहीं हो रही। कभी कोई बयान सामने आता है तो कभी बदले की बात सामने आती है, तो कभी दोबारा अटैक करने की बात सामने आती है, तो कभी अपनी स्ट्रेटजी बना ली है और उस स्ट्रेटजी के तहत जो है अब हम मुख्तलिफ़ तरीके से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे, इसकी बात आती है। लेकिन पाकिस्तान ने जो गेन किया दिफाई एतबार से, इसमें भी कोई शक नहीं। और पाकिस्तान ने बरबला कहा कि चीन के साथ जो दोस्ती है, चीन ने उस दोस्ती का हक अदा किया और उनकी जो टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान ने उससे भी इस्तेफादा किया।
पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बहुत ज़्यादा गेन किया और उस गेन से फ़ायदा ये हुआ कि भारत जो कि एक बड़ी आबादी है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी हमने देखा कि वो आइसोलेशन में चला गया। अब तो अमेरिका भी उससे नाला है और भारत खुद चीन और रशिया की तरफ चला गया। ये तमाम सिनेरियो, फिर भारत में जो इंतहा पसंदी है वो भी अपने अरूज पे है। ये तमाम जो सिनेरियो, इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज मैंने दावत दी है ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब को और राजा फैसल साहब को। दोनों अहबाब का शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि ये भारत को मात हो गई, उसके बाद फिर भी अभी वो धमकियाँ, वो गीदड़ भभकियाँ, ये सारे का सिनेरियो जारी है। इसके पीछे कहीं वो मामला तो नहीं जो नवंबर में एक इलेक्शन होना है बिहार में, जहाँ पे बीजेपी चाहती है उनको जो है वो अक्सरियत मिले और उनकी हुकूमत मेंटेन करे, या वाकई भारत कोई इस तरह की तैयारी कर रहा है? सर, पहली बात तो आपने जो बात की इलेक्शन की जो बिहार में हो रहे हैं, वो तो एक रीज़न बनता है बिकॉज पाकिस्तान, भारत के अंदर जो इलेक्शन है वो उमूमन पाकिस्तान रिटॉरिक के ऊपर लड़े जाते हैं। उससे पहले अगर आप पहले इलेक्शनों की अगर आप तारीख उठा के देखें तो उसमें यही एंटी पाकिस्तान कार्ड खेला गया। बल्कि एंटी पाकिस्तान कार्ड क्या खेला गया, नरेंद्र मोदी ने जब से इलेक्शन लड़े हैं तो उसने अपने लोगों को, अपने फौजियों को मरवाने से गुरेज नहीं किया, क्योंकि पुलवामा में जो कुछ हुआ था वो सारे का सारा नरेंद्र मोदी ने प्लान किया था और अमित शाह ने प्लान किया था। और उन्होंने दहशतगर्दों से उसकी बातचीत की, एक ऑडियो भी रिलीज हुई थी जिसमें अमित शाह उनको उसको कह रहा है, वो दहशतगर्दों का एक लीडर है, कि यार कोई ऐसा काम करो जिससे हम इलेक्शन जीते तो हमारे फौजी मरवा दो। फिर वो गवर्नर जो थे कश्मीर के सत्यापाल, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी, जब मैंने नरेंद्र मोदी से कहा कि जी ये जो ये सब कुछ हुआ है ये आपकी गफलत की वजह, उसने कहा चुप करो, आप चुप रहना, हम पाकिस्तान पे इसका इल्जाम ठोकेंगे। और यही नहीं, अभी लेटेस्ट एक इंडिया के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है निशांत वर्मा, उन्होंने अभी उनका अगर आप जाके देखेंगे सोशल मीडिया पर उनका एक इंटरव्यू है, उन्होंने कहा कि पुलवामा, उन्होंने दोनों का नाम दिया, पुलवामा और पहलगाम, ये दोनों जो है ये इंटरनल ऑपरेशन है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो भारत की रॉ ने करवाए हैं और इसके अंदर हिंदू मिलिटेंट्स इन्वॉल्व थे। तो ये तो एक चीज है ही जो भारत के अंदर हमेशा से पाई जाती है, खासतौर पे ये जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है। नरेंद्र मोदी जो हिटलर और मैसोलिनी से भी जलील और कमीना दहशतगर्द है और जो पूरे खित्ते को जंग के बादलों में डालना चाहता है। उसने एक रैली में खिताब बात बकवास करते हुए क्या कहा, उसने अपनी ये रिसेंटली परसों 4 दिन पहले की रैली है जिसमें वो अपने वहाँ पे वोटर्स को ही एड्रेस कर रहा है, वो जो वोटर नीचे खड़े हुए हैं, और उनको कह रहा है कि जी हमारा एक कर्ज है, आर्मी चीफ को, हमारे आर्मी चीफ का नाम ले कहता है कि कर्ज है जी मेरा, मैंने वो उतारना है आप पे। अब जनरल कदवाई ने कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि हमने 7 रफेल मार गिराए हैं, 7 तैयारे मारे, वो 4 रफेल जो उसके उन्होंने टेल नंबर दे दिए थे। और आपको पता है टेल नंबर वो होता है जो उसकी सिग्नेचर होता है, और वो टेल नंबर उन्होंने बाकी दिखाए थे कि BS1, BS20, BS0021, BS0022 और BS0027। और ये वाकई अगर आप गूगल पे जाएंगे तो आप इसको डालेंगे तो रफेल के टेल नंबर ये आपको पता चल जाएंगे। लेकिन उसको इंडिया ने डिनाई नहीं किया, फ्रेंच ने डिनाई नहीं किया। अब ये चीजें तो एक हकायक की तरह रोज है। और उसके बाद जो इंडियन आर्मी चीफ का जो बेवकूफ़ों का मेरा ख्याल सरदार है, आई स्वेयर, मैं किसी वो उससे नहीं कह रहा, किसी बायस से नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तानी होते कह रहा हूँ, लेकिन मुझे उस बेवकूफ़ इंसान की शक्ल समझ नहीं आती कि उसको एयर चीफ बनाया किसने। इसलिए कि जब उससे सवाल किया गया कि जी वो पाकिस्तानी कहते हैं कि हमने आपके इतने तैयारे गिरा दिए हैं, तो लुक एट हिज स्टूपिड रिप्लाई। वो कहता है अच्छा जी वो अगर कहते हैं तो उनको सोचने दीजिए, अगली दफा जो वो प्लानिंग करेंगे तो इतने कम जहाज़ों पे प्लानिंग करेंगे तो हम उसमें जो है वो हमारा उसमें एडवांटेज होगा। मतलब इस किस्म का जवाब आपका पॉइंट आ गया सर, बड़े मुल्क के एयर चीफ से सुन सकते हैं। तो ये चीजें जो है ये तो होती रहेंगी, लेकिन इस तमाम चीजों के अंदर उनकी एक डिजायर भी पोशीदा है। उस डिजायर को भी याद रखिएगा, और वो डिजायर ये है कि किसी ना किसी तरह करके कोई ऐसा ना ऐसा स्टेज ड्रामा रिलीज करें ताकि अगले इलेक्शन के लिए कोई प्रैक्टिकल कोई चीज पेश कर सके। बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। राजा फैसल साहब, सर आप भी सारे सिनेरियो को देखते रहे हैं, भारतीय मीडिया पे भी आपकी नज़र है गहरी और तमाम अमूर पे।
मैं तो इस बात पे मेरी ज़ाती राय है, आप इख्तलाफ या इत्तफाक कर सकते हैं कि भारत में जब भी मोदी ने इलेक्शन जीतना है उसने एंटी पाकिस्तान मोबिलाइजेशन पे जीतना है। तो ये जो पहलगाम का वाक़या हुआ ये भी एक उसका शाखसाना था, और अब चूँकि नवंबर करीब है, बिहार का इलेक्शन है, फिर मई 26 तक तवातर से इलेक्शन है इंडिया में, तो अपनी हुकूमत को सस्टेन करने के लिए वो कोई ना कोई एडवेंचरिज्म कर सकता है, जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहा है। आप क्या कहिएगा सर? बिल्कुल ऐसी है। देखें, हमने एक ट्रैजेक्टरी देखी है बीजेपी की सियासत की और फिर मोदी की सियासत की, और जो भी आगे आना चाहता है बीजेपी में वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ और खुसूसन पाकिस्तान के खिलाफ बात करके तो उसको ये पता है कि मैं बड़ा आगे आ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मोदी जो है वो गुजरात बन के और पाकिस्तान के खिलाफ बातें करके अगर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है मोदी जैसा बंदा, तो फिर तो कोई भी बन सकता है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ भी उसी ट्रैजेक्टरी पे चल रहा है, वही पैटर्न है। फिर अमित शाह भी वही पैटर्न है। 75 साल का मोदी हो चुका है। इस वक्त इंटरनली भी बीजेपी में रेस लगी हुई है कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। जयशंकर भी पर तोल रहा है। तो ये सबके सब जो है वो फिर पाकिस्तान दुश्मनी में और मुसलमान दुश्मनी में आपको आगे से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। राजा साहब, कोई मोदी का शायद अपना भी कोई बयान था कि 70 या 75 साल के बाद सियासत नहीं करनी चाहिए, और इस तरह की कोई बात थी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी देखिए, आरएसएस जो कि पावर हब है बीजेपी का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके जो ऑब्वियसली करते धरते हैं, उन्होंने भी इनसे यही कहा था कि मोदी जी बहुत हो गई। 75 साल असल में बीजेपी का अपना रूल है, तो वो भी यही चाहते हैं कि ये मोदी जी जो है वो साइडलाइन हो जाए। उसकी इंटरनल वजह यह है कि मई 2025 वॉर में अगर तो मोदी को कोई सफलता मिलती या फिर कोई पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी मिलती उसको, तो फिर तो वो ये कहने के लिए हक बजानब था कि मैं आगे भी परसू कर रहा हूं। लेकिन जब इंटरनली उसको मोहन भगवत भी यही कह रहा है कि भाई अब घर चले जाओ, बहुत हो गई, तो इसका मतलब यही है कि मई 2025 वॉर में आखिर मार खाई और उसके बाद उनके पास और कोई चारा नहीं है कि मोदी को घर भेजें, कोई नया बंदा, कोई नया फेस लेके आए। ये जो करंटली हमें वेरी रिसेंट टाइम्स में जो स्टेटमेंट सुनने को मिली, I think I don't know how they face their junior officers, क्योंकि उनके जो जूनियर ऑफिसर्स हैं ये दोनों आर्मी चीफ भी और हवाई सेना की जो चीफ भी है, ये दोनों के दोनों जो हैं अभी अपने जूनियर्स को कैसे फेस करते होंगे। उसकी वजह ये है कि ये कोई एक सदी पुराना वाकया थोड़ी है जिसके ऊपर बात हो रही है। ये आज की तारीख में ये बात हो रही है। और तज्जुब होगा सबको सुन के कि इस वक्त जबकि पाकिस्तान और इंडिया की ये जो एरियल बाउट जारी थी, पाकिस्तान और इंडिया के कितने मिसाइल उस तरफ गए, कितने मिसाइल वहां पे हिट हुए, ये सबका सब कोई एक सैटेलाइट कवर नहीं कर रही थी। वो पूरी दुनिया की, यूरोप की अपनी सैटेलाइट है, अमेरिकन की अपनी है। इसीलिए जब पाकिस्तान कोई चीज क्लेम करता है तो उसकी उनके पास एविडेंसेस मौजूद है, तो वो एविडेंसेस मौजूद है, उस चीज को एंडोर्स करते हैं। जब इंडिया कोई करता है तो वो हंसते हैं। वो इसीलिए हंसते हैं ना, उसकी वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि इंडिया किस वजह से ये इस तरह की क्लेम्स कर रहा है। इनको कोई शर्म हया नहीं, जूनियर ऑफिसर्स के सामने ये अपना मुंह क्या दिखाते होंगे। ठीक, ब्रिगेडियर साहब, सर DGISPR की जानिब से वाज़े तौर पे कहा गया है कि अगर भारत ने कोई एडवेंचरिज्म किया, कोई ऐसा किया, तो फिर इस दफ़ा रद्द-ए-अमल शदीद होगा। और मोदी के जो बयानात हैं कि मेरे पे कर्ज है और फील्ड मार्शल साहब को एड्रेस करना का मामला, आप चूँकि मिलिट्री मैन हैं, आप रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि भारत कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें कर रहा है? बिलाशुबा पाकिस्तान की तैयारी तो भरपूर होगी। काशिफ, बात यह है कि अगर तो लॉजिकली हम किसी चीज़ पर गौर करें इस पे गौर करें तो हमें दुनिया का सिनेरियो देखना पड़ेगा और उसके बाद रीजन का सिनेरियो देखना पड़ेगा। फिर हमें जो पावर इक्वेशन है उसको देखना बड़ा ज़रूरी है। और फिर माजी में जो कुछ हुआ है, और कोई बहुत दूर का माजी नहीं है, 2018 के माजी को देख लीजिए, जब उन्होंने आके पाकिस्तान के ऊपर 2 कौवे मारे थे। फिर हमने बबांगे दोहल कहा था, दिन की रोशनी में खड़े हो कहा था कि हम आपको वापस मारेंगे और बहुत बुरी तरह मारेंगे। वो हमने मारा और उनका जहाज यहाँ आके गिर गया। उसके बाद अब आप देखिए जो अभी रिसेंटली हुआ, जिसमें मैंने उस स्टूपिड जो आर्मी एयर चीफ है उसकी मैंने आपको स्टेटमेंट बताई कि वो जो कुछ वो कह रहा है, तो वो इस और वो जो कुछ आज उनके अगर वो 7 जहाज गिरे तो 7 जहाज पूरे तो नहीं हो गए। फिर उनकी अपनी इसी आर्मी चीफ एयर चीफ का स्टेटमेंट है कि जी मैंने तो 33 स्क्वाड्रन मांगे थे तो मुझे तो वो दिए ही नहीं गए, मेरे पास तो जहाज रेशो पूरी नहीं है। इवन इंडियन आर्मी एयर फोर्स के अंदर ये खबरें आ रही हैं
कि उनकी टायर रोटेशन रेशो जो है, यानी एक जहाज जब टेक ऑफ करता है और उसके टायर जब इस्तेमाल होते हैं तो फिर उनको चेंज करना पड़ता है, उनके पास वो जो है वो इक्वेशन पूरी नहीं है। तो अगर तो आप रियलिटी से चीज़ों को देखें और उसके साथ साथ जो कुछ दुनिया में हो रहा है, जैसे अभी पूरी दुनिया की तवज्जो गजा की तरफ है या यूक्रेन की जो वॉर हो रही है या दुनिया में ट्रम्प साहब जो कुछ कर रहे हैं और जो अमन का नोबेल प्राइज चाह रहे हैं और वो क्लेम कर रहे हैं बार बार कि जी मैंने पीस डील कराई, कल भी उन्होंने कह दिया अपने कॉन्फ्रेंस के 7 जहाज मारे गए थे। तो इन तमाम चीज़ों को तो देख के अगर हम एक रैशनली अक्लमंदी से, क्योंकि जब भी आप किसी मिलिट्री सिचुएशन, कन्फ्रंटेटिव सिचुएशन को देखते हैं तो उसमें सबसे पहला काम करते हैं कि आप थ्रेट परसेप्शन को लेते हैं और उससे कंक्लूजन्स निकालते हैं। तो उसके अंदर तो ये चीज़ होती नज़र नहीं आ रही। लेकिन अब इसके बाद आपको पता है कि एक रैटिक लीडरशिप होती है, दहशतगर्द नुमा लीडरशिप होती है। दहशतगर्दी के फैसले जो होते हैं, जब आप रिलीजन को पॉलिटिक्स के अंदर डाल दें और मजहब को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करें और मजहब की बेसिस पे आप लोगों को ब्लैकमेल करें, जैसे कि भारत के अंदर अब मजहब के नाम पे लोग ब्लैकमेल ले रहे हैं, जिस तरह वो दलित को मारा जा रहा है, जिस तरह लद्दाख में बुद्धिस्ट को मारा जा रहा है, जिस तरह नक्सलाइटस को मारा जा रहा है, जिस तरह सिखों के ऊपर जो है वो चलाया जा रहा है, जिस तरह माइनॉरिटीज मुस्लिम्स के ऊपर कार्य किया जा रहा है। परसों भी वो गुजरात यूपी में वो जो एक उनका कार्टून नुमा चीफ मिनिस्टर है योगी अमरनाथ, क्या नाम, उस स्टूपिड के, उस इडियट के उसमें वहाँ पे एक मस्जिद जो है, मस्जिद रजाई, वो गिराए। तो ये जब इस किस्म की लीडरशिप को जो आप देखते हैं और जब वो उनके आर्मी चीफ जिसका कद ही 3 फुट 6 इंच है, उसके जब आप स्टेटमेंट सुनते हैं या आप एयर चीफ को देखें या सीडी तो, और या राजनाथ सिंह जो बेवकूफ को देखे, वो शख्स है अकल से पैदल जो रफेल के ऊपर नींबू निचोड़ रहा था और रफेल के तारों के नीचे नींबू। तो उन इस किस्म की जब इरेटिक दहशतगर्द नुमा फैशिस्ट लीडरशिप को आप देखते हैं तो उससे कोई ना कोई मिस एडवेंचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए फिर पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। जी ठीक। राजा फैसल साहब, ट्रम्प साहब के सालसी के दावे रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि उन्होंने सालसी करवाई और वो अमन नोबेल का अमन अवार्ड जो है उसके लिए भी वो नामजद हो चुके हुए हैं और सऊदी अरब और पाकिस्तान का एक स्ट्रेटजिक मुआहदा हो चुका हुआ। इस दोनों एस्पेक्ट्स के बावजूद आप समझते हैं कि मोदी जो है सिर्फ अपनी सियासत को प्रोलॉन्ग करने के लिए, अपने इक़्तिदार को का तसल्लुत रखने के लिए पाकिस्तान के साथ कोई एडवेंचरिज्म कर सकता है? देखिए, अगर मोदी की दोनों स्ट्रेटजीज देखें, एक आप उसकी डिप्लोमेटिक, उसकी डिप्लोमेसी देखें और एक साइड वो जो हेजेमोनिक बिहेवियर पाकिस्तान के ऊपर शुरू से रखने की कोशिश करता रहा। पहली साइड डिप्लोमेसी को अगर आप देखते हैं तो वो पाकिस्तान को, उन्होंने आज से 11 साल पहले ये नारा लगाया था कि हम पाकिस्तान को एलियनेट कर देंगे। क्या पाकिस्तान एलियनेट हुआ? नो, नॉट एट ऑल। वो ये कहते थे कि पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया में भी एलियनेट कर देंगे। क्या हुआ? नहीं, नॉट एट ऑल। हमारा सऊदी अरब के साथ बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट हो गया। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो इसका हेजेमोनिक बिहेवियर टुवर्ड्स दी स्मॉलर नेशंस जितनी भी इनके इर्द हैं, सब पे रहा, कंट्रोल में रखा गया बांग्लादेश को। बांग्लादेश फिर ऊपर के बाहर आ गया और उन्होंने हसीना को उठा के मारा और आज हसीना इनके पास मौजूद है। फिर अगर म्यांमार की बात की जाए तो उधर भी इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का नारा लगा दिया। फिर नेपाल को जिस तरीके से ये तंग करते रहे, सबको तंग करने के बाद जब ये पाकिस्तान की तरफ लास्ट टाइम भी आए थे तो उस वक्त भी चाय का कप इनको के लिए रेडी किया गया था और अभिनंदन जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट हुआ। फिर अब की बारी भी उन्होंने ये सोचा कि शायद हमें ये करना चाहिए, वंस अगेन करना चाहिए, लेकिन अब सूरत हाल ये हो गई है कि अब पाकिस्तान की तरफ से भी एक अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर इस तरह की गीदड़ भभकियां आप देंगे तो हम इनको भी एक इंटेंशनल एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर करेंगे कि आप ये तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दफा पाकिस्तान भी इंतजार नहीं करेगा कि आप उधर से मिसाइल मारें मस्जिदों में और लोगों के मोहल्लों में और फिर 7 बच्चे भी शहीद कर दें और उनमें से 2 साल का सबसे छोटा जो बच्चा 2 साल का बच्चा था उनको टेररिस्ट कह के आप शहीद कर दें। इस दफा वो मौका नहीं मिलेगा। इस दफा पाकिस्तान प्रीएम्प्टिव अटैक्स करेगा और वो नागपुर में करेगा और वो दिल्ली में रॉ के हेडक्वार्टर पे करेगा और जहां पे वो राष्ट्रपति भवन जो है उसको जाके उड़ाएगा पाकिस्तान। राजा साहब, आखिर में एक कमेंट प्लीज।
आप ये जो आइंदा इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया में, बिहार में और 26 मई तक जो सभी इलेक्शन हैं उनकी रियासतों में, आप वहाँ पे सियासी चेंज देख रहे हैं या नहीं? देखिए मुझे नजर आ रहा है दो इक्वेशंस बन सकती हैं। अगर तो ये जैसे वहां पे कि पिछले 11 साल में ये इलेक्शंस को मैनूवर करते हैं और मैनेज करते हैं, अगर तो ये इस दफा भी मैनेज करने में कामयाब हो गए, जो कि हमें नजर आ रहा है कि कांग्रेस बहुत आड़े हाथों इन्हें ले रहा है, अगर तो ये फिर कामयाब हो गए तो इसका मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो प्रूव करने में ये कामयाब हो जाएंगे कि देखो मेरी वजह से ये जो बिहार का इलेक्शन है वो तुम लोग जीत गए हो, लिहाजा आई डिजर्व टू बी अ प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट। ओके, एक इक्वेशन ये नजर आती है। दूसरी इक्वेशन ये नजर आती है कि अगर ये वहां से इलेक्शन हारते हैं तो बिहार इस वहां से इतना अहम है बिहार कि अगर वहां से कोई जीतता है तो वो सेंटर में हमें नजर आता है। तो मुझे ये फील हो रहा है कि अगर वहां से कांग्रेस जीतती है या कोई और इत्तेहाद जीतता है तो बेसिकली वो बीजेपी की गवर्नमेंट कमजोर हो जाएगी और इवेंचुअली बीजेपी की गवर्नमेंट को घर जाना पड़ेगा। ब्रिगेडियर साहब, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं सर? शॉर्ट कमेंट प्लीज। मोदी को घर जाते देख रहे हैं सर? अभी कांग्रेस ने जो शोर मचाया था और जो इन्होंने इलेक्टोरल वोट वो वोटिंग लिस्ट में जो उन्होंने मिस एप्रोप्रिएशन और जो बेईमानी की है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि दूसरी पार्टी जो है वो सफ़र करेंगी और ये अपनी तमाम मेल फंक्शंस के बावजूद जो है इलेक्शन को मनूवर करने की कोशिश करेंगे। अगर रियलिटी पे देखें, क्योंकि आसाम के अंदर भी इवन इंडियन फौज ने, आसाम राइफल्स ने जो है इनके खिलाफ जुलूस निकाल दिया है, तो लोगों के जज्बात जो हैं वो प्रो बीजेपी नहीं है। अगर तो फेयर इलेक्शन हुआ तो बीजेपी इज लाइकली टू लूज द इलेक्शन। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब आपका, राजा फैसल साहब आपका। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। ये तवक्को की जा सकती है कि बिहार का इलेक्शन हो या एक दो और स्टेट्स में इलेक्शन हो तो शायद बीजेपी की हुकूमत वहाँ से चेंज हो जाए और ये जो हार्ड कोर माइंड सेट है, जो इंतहा पसंद भारत को आगे लेके जाना चाहते हैं मोदी और उसके जो दोस्त हैं, जो रफ़काकार हैं, शायद उनको घर जाना पड़े। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे गाज़ा के ऊपर। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे गाज़ा की जंग को आज 2 साल मुकम्मल हो चुके। 67,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए, 1,93,000 से ज़ायद इमारतें तबाह हुई, 5 लाख से ज़ायद जो लोग हैं वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हुए, लाखों बेघर हुए और तमाम मुस्लिम उम्मा मज़म्मत करती रही। किसी ने आगे बढ़ के ये नहीं सोचा कि ये गाज़ा के मुसलमान, निहत्ते मुसलमान जिनके ऊपर इसराइली जहरियत जो मुसलत की गई, इसको कैसे सदाबाब किया जाए। जब तकरीबन 2 साल मुकम्मल आज हो चुके, आज से चंद रोज़ पहले, 2-4 हफ्ते पहले ये एक फार्मूला सामने आया ट्रंप साहब का कि जी ये अमन फार्मूला है, इस फार्मूले को हमास एक्सेप्ट करे और उसके बाद गाज़ा में अमन होगा। लेकिन ये अमन फार्मूला 2 साल के बाद क्यों सामने आया? जो अपनी जानों से गए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, उसका अजाला कौन करेगा? और आज इस अमन फार्मूले को मुस्लिम ममालिक जो हैं वो भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमास ने भी गो कि इसके ऊपर चंद शराइत रखी हैं तरामीम के हवाले से। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने मदऊ किया है। जावेद राना साहब हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के, पहले भी हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक रहे। बहुत शुक्रिया जावेद राना साहब टाइम देने का। और डॉक्टर हसन बुखारी साहब, इन्होंने हालिया अभी अपनी एक किताब भी शाया की है मसला फ़लस्तीन की मुख्तसर तारीख़ के हवाले से, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जावेद राना साहब, सर ये फरमाइएगा, आज 2 साल मुकम्मल हो गए, लाखों के जो है वो बेघर हुए, हज़ारों की जानें गईं, इमारात तबाह हाल हो गई और आज अमन फार्मूला जो है वो लेके सामने आए हैं ट्रंप साहब और कहते हैं जी आप इस पर गुफ्तगू करें, चीज़ें करें। ये जो 2 साल एक इंसानी अलमिया जन्म देता रहा, इसका हल अमन फार्मूले से निकल पाएगा? पहली बात तो ये कि अमन फार्मूला नहीं, इसकी जो कोर पॉइंट 2 चीज़ें हैं। बाकी आप जितनी भी 20-21 निकात हैं आप उसको रद्दी के टोकरे में डाल दें। ठीक, पहली बात ये है कि हमास को 2 साल गुजरने के बावजूद वो ख़त्म नहीं कर सके, ठीक है, और उसको डीमिलिटराइज नहीं कर सके। इस्लामिक जिहाद दूसरा ग्रुप है, उसका कुछ नहीं कर सके। तीसरी बात कि वो जो अंडरग्राउंड जो टनल्स हैं उसको वो वहाँ तक पहुँच नहीं सके प्रॉपरली।
अब ये काम उनसे नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनको समझाया कि देखें ये आप काम नहीं कर पा रहे, मैं यही काम जो है ये मुस्लिम ममालिक को पकड़ता हूँ, पाकिस्तान को पकड़ता हूँ, मिस्र को पकड़ता हूँ, जॉर्डन को पकड़ता हूँ, उनकी फ़ौज करेगी, आप साइड पे हो जाएं। दूसरा उनका छोटा सा इंटरेस्ट है, वो भी कोई बड़ा इंटरेस्ट नहीं है, कि जो जंगी कैदी हैं उनको उनको जो है रहा किया जाए। नेतन्याहू का ये ज़ाती तौर पर मसला नहीं है, इसराइल के अंदर ये मौजूद है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, सागदार साहब ने, कि ये जो हमें पीस प्लान की शक्ल दिखाई गई थी ये वो नहीं है, इसको तब्दील कर दिया गया। लेकिन असल मसला ये है कि क्या इस जो अमन का सो कॉल्ड ये 21 नकात हैं, क्या फ़लस्तीनी रियासत के वजूद के बारे में कोई बात है? बड़ी वेग सी बात है, उसका मतलब ये है कि बस नहीं बननी, अंडरलाइंग बात यही है। और नेतन्याहू ने कहा है कि देखें कोई दो रियासी हल मौजूद नहीं होगा। तो ये सारा काम इब्राहिम अकॉर्ड क्या है? वो बुनियादी तौर पे ये है कि इजराइल अपना जेनोसाइड करता रहेगा, और जैसे ही देखें इस वक्त सबसे बड़ा मसला है कि जैसे ही उनके जो जंगी कैदी हैं रहा किया जाएगा, उसके बाद इसराइल किसी न किसी हीले बहाने से दोबारा बॉम्बिंग शुरू कर देगा। तो ये कोई अमन जो है कायम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कतई तौर पे। और बाकी ये कि जहाँ तक उस 11% जो आबादी है इस वक्त गज़ा की, वो या तो ज़ख्मी है या वो दुनिया से जा चुकी, शहीद हो चुकी। आप अंदाज़ा करें कि इसका क्या मतलब है। हमें ये अभी तक पता नहीं है कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो मिसिंग है। क्या वो मिसिंग जो है वो अभी तक जो जो वहाँ की बिल्डिंग्स का डेब्रिज है उसकी नीचे हैं, या उनको इसराइल जो है उठा के ले गया है, या उनको भी किसी न किसी तरह मार दिया गया, या वो वहाँ से चले गए। हमें किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं। देखें बुनियादी बात को समझें, वो बुनियादी बात ये है कि दुनिया में जो जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून जो है राइज है, और ये मैसेज है सारे मुसलमान ममालिक के लिए, ख़ास तौर पे अरब ममालिक के लिए। मैं किसी का नाम लिए बगैर आपको ये बताता चलूँ कि उनका इत्तेहाद इसराइल के साथ रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो ये महसूस करते हैं कि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है, हमें न्यूक्लियर अम्ब्रेला की ज़रूरत है, वरना इसराइल का जो ग्रेटर प्लान है वो हमारी तरफ भी आएगा। और उसकी मिसाल हमने कतर की सूरत में देखी। मैं डॉक्टर साहब को भी गुफ्तगू में ऐड करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, 2 साल गुजर गए, एक इंसानी अलमिये को मुस्लिम ममालिक आज तो कह रहे हैं कि ये अमन की तरफ एक अच्छा इकदाम है, बड़ी उसकी हिमायत दी जा रही है, बड़ी गुफ्तगू की जा रही है, हर चीज़ है। इन 2 सालों के सिनेरियो में गाज़ा के ऊपर जो इंसानी अलमिया मुसल्लत किया गया, आप इसको कैसे देखते हैं सर? जावेद साहब ने बहुत अच्छी बात की, उन्हीं के पॉइंट्स के साथ मैं एग्री करता हूँ। 2 साल में क्या हो रहा है, ये 2 साल की कहानी नहीं है, ये एक जेनोसाइड है जो कि 100 साल से चल रहा है, 2 साल से नहीं। अब ये उसकी विशियस तरीन स्टेज है। अब इसको आप एनालाइज ऐसे कीजिए ना कि हर रियासत की या हर जेनोसाइडल मूवमेंट की, हर मैकेनिज्म की कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं। इसराइल एक सेटलर कॉलोनियल रियासत है। सेटलर कॉलोनियल मतलब कॉलोनी बनाई, वहां सेटल हुए, जो लोग वहां रहते थे उनका वहां से जेनोसाइड करके उनको निकाला, उनके मुल्क पर कब्जा किया। ये मैकेनिज्म 1917 में शुरू हुआ था, अभी तक जारी है। लेकिन जैसे हमने हिटलर के उसमें देखा केस में कि शुरू में हिटलर का जेनोसाइड भी थोड़ा कम विशियस था, जैसे जैसे हिटलर की पोजीशन कमजोर होती गई वो ज्यादा खूंखार होता गया। अभी हम इसराइल की मेन स्ट्रेंथ क्या है, इसराइल के टोटल 75 लाख यहूदी इसराइल में रहते हैं। डेमोग्राफिकली वो कमजोर, जियोग्राफिकली उनकी इस इलाके में कोई स्टैंडिंग ही नहीं। उनकी मेन जो स्ट्रेंथ का सोर्स है वो वेस्टर्न दुनिया और आजकल प्राइमरीली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर भी अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि हम क्यों इसराइल का जेनोसाइड अपने खर्चे पर कराएं। भाई इसराइल ने अगर जेनोसाइड करना है अपने खर्चे पर करे। $28 बिलियन से ज्यादा का असला इन 2 सालों में अमेरिका इसराइल को दे चुका है, और इसराइल वो गजा की छोटी सी स्ट्रिप पर फूंक चुका है। तो उसके बाद अमेरिका के अंदर खास तौर पे जो नई नस्ल है, फिर अमेरिका में एक डेमोग्राफिक चेंज हो रही है। अब वाइट्स की पावर कमजोर हो रही है, हिस्पैनिक और ब्लैक्स के ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। अमेरिका के राइट पर मौजूद फिगर्स जैसे कि टक्कर कार्लसन वगैरह मौजूद है, वो भी अब ये बात कहते हैं कि इसराइल अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिकली एक लायबिलिटी बन गया। स्ट्रेटेजिकली अमेरिका को ये मुल्क फंसवा रहा है, ये मुल्क अमेरिका के फायदे में नहीं है। दुनिया में इस वक्त रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी के सबसे बड़े स्कॉलर जॉन मीयरशाइमर ने पूरी किताब लिख दी है कि इसराइल लॉबी जो है वो किस तरह अमेरिका को नुकसान पहुंचा रही है।
तो अब इसराइलियों को भी ये बात नजर आ रही है कि उन्होंने अपना जेनोसाइड जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, इससे पहले कि अमेरिका उनके पीछे से हाथ निकाले कि उनका सटलर कॉलोनियलिज्म वरना फेल हो जाएगा। इस डेस्परेशन में उन्होंने खौफनाक तरीन कत्लेआम करके चंगेज खान की याद ताज़ा की है। 2 सालों से ये चल रहा है और ये खुदा न खास्ता ये आगे रुकेगा नहीं, इसमें कोई ब्रेक आ सकती है, लेकिन इसराइल रोज बरोज ज्यादा खूंखार होता जाएगा, बल्कि दीगर अरब ममालिक को उससे शदीद सिक्योरिटी खदशात ला के इस वक्त जो एक प्लान है इसराइल का जिसका जिक्र चल रहा है, जिससे मिस्र में बहुत खौफ पाया जाता है, वो ये है कि गजा को डीपॉपुलेट करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं। तो अब इसराइल में एक प्लान जेरे बहस है कि मिस्र के सराय सीना के कुछ इलाके पर टेम्पररीली कब्जा करके गजा की आबादी को वहां पर रीलोकेट कराने की कोशिश की जाए। और इस प्लान की राह में वाहिद रुकावट हमास और इज़्ज़तुद्दीन अल-कस्साम ब्रिगेड्स और इस्लामिक जिहाद और अल-कुद्स ब्रिगेड्स और ये जो फलस्तीनियों की अपनी फोर्सेस हैं, ये उसकी राह में मेन रुकावट है। लेकिन अगर ये प्लान होता है तो फलस्तीनियों का गजा में जेनोसाइड तो एक उसकी स्टेज पूरी होगी, उसके साथ साथ मिस्र की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको शदीद खतरात लाक हो जाएंगे, मिस्र के मुल्क को शदीद खतरात लाक हो जाएंगे। तो बड़ा क्लियरली इसराइल की रियासत जो कायद आज़म ने बात कही थी कि ये एक खंजर है जो अरब और इस्लामिक दुनिया के गले में के सीने में उतारा गया, तो बिल्कुल वो चीज नजर आ रही है कि ये खाली खंजर नहीं है, जहरीला खंजर है जिसका जहर अब पूरे मशरिक वस्ता में फैलने को तैयार है। जी ठीक। जावेद साहब, सर बहरहाल हमास के उन फिदाइन को सलाम पेश करने को दिल करता है कि जो निहत्ते हैं, जो इतने इक्विप्ड नहीं हैं और 2 साल की बम्बार्डमेंट, हर तरह का असला, हर तरह की कोशिश और काविश के बावजूद अपने मगवी बाजियाब नेतन्याहू नहीं करवा सके, और अब फाइनली वो इस चक्कर में है कि चले कोई अमन का लिबादा ओढ़ के हम चीज़ों को मैनेज कर जाए। एक तो इस पे कमेंट दरकार है। दूसरा ये है कि ये फरमाइएगा कि अब आपको लगता है कि ये जो तजावीज़ सामने आई हैं और उसमें हमास ने तरामीम रखी हैं, इस पैरामीटर्स को अडॉप्ट करते हुए, इस रास्ते को अडॉप्ट करते हुए फॉर टाइम बीइंग ही सही, लेकिन कोई अमन कायम हो सकेगा? मैं आपका दूसरा सवाल पहले ज़रा बताता चलूँ सर कि इस वक्त जो स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी है, सब दुनिया भर के जितने भी लीडर्स हैं वो जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप को कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपसे अच्छा लीडर दुनिया भर में नहीं, और आप तो नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो डिज़र्व करते हैं। उसी फार्मूले को अडॉप्ट करते हुए जो मुसलमान ममालिक हैं, अरब ममालिक के लीडर्स हैं, मिले हैं, उसको तारीफ़ वगैरह की है। हमास ने भी कहा कि आपका पीस प्लान बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन हमें मुज़ाकरात की ज़रूरत है। बुनियादी तौर पे टेक्टफुली ऑपरेट कर रहा है हमास भी और मुस्लिम लीडर्स भी। इनको भी पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है बुनियादी तौर पे एक अहमक शख्स है, उसको अपनी तारीफ चाहिए हर लिहाज की, उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल उसकी कोई इंसाइट नहीं है। तो हमास ने जो नेगोशिएशंस कर रहे हैं उसके अंदर जब उसकी डिटेल्स में जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि वो अपने इंटरेस्ट को वॉच कर सकेंगे, और ये बड़ी अहम बात है अभी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था इसराइल को कि हमास एग्री हो गया है, आप पूरी की पूरी बॉम्बिंग बंद कर दें। इसराइल ने बॉम्बिंग बंद नहीं की। मुझे जिस चीज़ का खदशा है कि ये बॉम्बिंग बंद करेंगे उस वक्त तक जब तक इनके जंगी कैदी जो है रहा नहीं किए जाते, उसके बाद ये दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए ये कोई पीस प्लान नहीं है जब तक ये मुसलमान ममालिक जो जितने भी सऊदी अरबिया समेत, पाकिस्तान समेत और अरब जितने भी मनॉर्ट्स हैं, जब तक आप कम अज़ कम इनका इकोनॉमिक ब्लॉकेज नहीं करेंगे और ट्रेड इनके ऊपर सैंक्शंस इसराइल के ऊपर नहीं लगाएंगे, इसराइल बाज नहीं आएगा। देखें, नेतन्याहू खुद उसने बार बार कहा है कि मिलिट्री माइट्स मैटर, हमारे पास फौजी ताकत है और हम करेंगे, और साथ साथ वो ये भी कह रहा है, उसने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं रूहानी तौर पे जो ग्रेटर इजराइल की कॉज है, जिसका मतलब है कि पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट, उसके साथ कनेक्टेड हूँ। अब देखिए 2 चीज़ें हुई हैं उसके इंटरव्यू के बाद, और ख़ास तौर पे कतर के हमले के बाद। एक चीज़ ये कि सऊदी अरब पाकिस्तान का एक दफाई माहिदा हो गया, हमने उनको न्यूक्लियर अम्ब्रेला दे दिया। दूसरी बात ये, उस इंटरव्यू के बाद उर्दन ने जो उनका रिजर्व्स होते थे ना 90s में कि अपने लोगों को 40 साल तक वो फौजी ट्रेनिंग देते थे, अब वो दोबारा शुरू हो गई है। ये एक बड़ी तब्दीली है कि अरब ममालिक के अंदर इनको पता है कि हमें बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट है आपका। और एट द एंड इसके बावजूद कि उर्दन, सऊदी अरब में सब लोगों ने बिहाइंड द सीन जिस लेवल पे उनके खिलाफ हमास के खिलाफ तावन किया है, आप सोच नहीं सकते। मैं वापस जाए बगैर मैं जवेद साहब वापस आपका मैं दूसरा सवाल एड्रेस करता हूं। जी प्लीज कि हम पूरे गजा को
पूरे गजा की चारों तरफ से 50-50 मीटर जो है इसराइल ने खंदकें जो हैं लगाई हैं, ये जानने के लिए कि इनकी सप्लाई कहाँ से हो रही है। इसके बावजूद 2 साल से वो लड़ रहे हैं और इसराइल उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब वेल इक्विप्ड तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। डॉक्टर साहब, अब आपकी तरफ आऊँगा, आपने एक बुक भी लिखी है फ़लस्तीन के मामले को लेके। ये हमास निहत्ते लड़ रहे हैं 2 साल से और इसराइल अपने मग़वी बाजियाब नहीं करवा पा रहा, लेकिन असल मामला ये है कि ये जो ग्रेटर इसराइल की एक टर्म है फ्लोट की गई है और फिर कतर के ऊपर अटैक किया गया, फिर माफ़ी मांगी गई, उसके बाद फिर ट्रंप साहब की तरफ से एग्जेक्टिव ऑर्डर आता है कि कतर के ऊपर जो अटैक होगा आइंदा वो अमेरिका के ऊपर अटैक तस्वुर किया जाएगा, जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का दिफाई मुआहदा हुआ। इसके पीछे वजह यह तो नहीं थी कि कतर भी जो सा है वो स्लिप करके पाकिस्तान के ब्लॉक में और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा था कि जो अमेरिका को लगा कि शायद कतर अगर उधर चला गया तो फिर उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा स्ट्रेटेजिकली, और जो असले की डील है वो शायद अबेंडेड हो जाए। नहीं, ये इस तरह नहीं है। कतर को जो अमेरिका ने गारंटी पहली दफ़ा नहीं दी, पहले भी दी हुई है। मिडल ईस्ट में अमेरिका की सबसे बड़ी जो बेस है अल उदैद एयर बेस, वो कतर में ही है। उसके बावजूद इसराइल ने हमला किया और अमेरिका ने बड़ी बेशर्मी से कह दिया कि हमें तो पता ही नहीं चला, जबकि इसराइल ने बड़ा क्लियरली ये बताया कि हमने अमेरिकन को, ट्रंप को इत्तेमाद में लिया था। सारी गेम अरब भी समझते हैं, बेवकूफ़ कोई भी नहीं होता, लेकिन कतर वाले इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा बौखलाए। तो उनको एक तो तसल्ली दी गई है, दूसरा रियल एस्टेट डीलिंग्स में खास तौर पे जो ट्रंप के दामाद हैं जैरेड कुशनर और ट्रंप के कुछ और जो करीबी हल्के, आप ये चीज़ देख लीजिए ना, अफलातून ने भी अपनी किताब में ये बात लिखी थी कि भाई जब तुम बिजनेसमैन को हुक्मरान बनाओगे तो वो अपने बिजनेस की ज़्यादा फिक्र करेगा, रियासत की कम। तो ट्रंप भी जो हैं वो कतर के मामले में ज़्यादा अपने बिजनेस से रिलेटेड थोड़ा वो इस चीज़ पर थे कि भाई वो डीलिंग्स ख़राब ना हो, और कतर ने भी उनको एक बहुत महंगा तैयारा भी गिफ्ट किया था। तो बेसिकली हमारे जो ये इस्लामी ममालिक है ना, ये वेस्ट की बस वो पुरानी गारंटीज तो वो पहले भी देते रहते हैं, लेकिन कभी उन गारंटीज पर इसराइल के केस में अमल नहीं होता। ये चीज़ हमने 90s से देख रहे हैं, 2000 से देख रहे हैं, बल्कि अमेरिका इसराइल का पार्टनर बन के सामने आता है। उसकी वजह है कि ज़ायनिस्ट लॉबी की बहुत ज़्यादा कुव्वत है अमेरिका में। अब वो कुव्वत बिल्कुल कमज़ोर होना शुरू हुई है, लेकिन पिछले 50 सालों में तो अमेरिका पर आप एक लिहाज से ये समझ लें कि अमेरिका को कंट्रोल किया जा रहा है ज़ायनिस्ट लॉबी की तरफ से। तो कतर जो है वो, या पाकिस्तान के ब्लॉक में अगर आप शमूलियत की बात करते हैं तो बातें भी कबलस वक्त हैं। अगर कोई मुल्क किसी को डिफेंस अम्ब्रेला फराहम करता है तो उसके लिए ऑपरेशनल कमांड होती है। अगर पाकिस्तान सऊदिया को वाकई न्यूक्लियर अम्ब्रेला फराहम करता है तो उसका सबसे बड़ा सबूत ये होगा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल्स और पाकिस्तान की एयरफोर्स के एसेट सऊदिया में स्टेशन होंगे और वो रेडी होंगे सऊदिया का दिफा करने के लिए, वरना म्यूचुअल डिफेंस की बातें हम पहले भी करते रहे। तो इस मामले में हम देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। क्या अरबों ने अपने माजी से कुछ सीखा? क्या अरबों ने इस एपिसोड से कुछ सीखा यहाँ पर? लेकिन एक चीज आप नोट कीजिए, कतर पहले रेजिस्ट कर रहा था इस चीज को कि हमास से डीमिलिटराइजेशन का मुतालबा किया जाए। जब इसराइल ने उन पर हमला किया उसके बाद कतर और ट्रंप 21 पॉइंट फ्रेम के साथ सामने आ गया। तो इसराइल और अमेरिका एक डबल एक्ट खेलते हैं। इसराइल बैड कॉप प्ले करता है, अमेरिका गुड कॉप प्ले करता है। गुड कॉप और बैड कॉप की गेम है इसराइल और अमेरिका की गेम में, या इंटरनेशनल रिलेशंस की गेम में ये चीज ज़हन में रखें कि ये प्लेयर एक ही है, ठीक हो गया। जावेद राणा साहब, बड़ा शॉर्ट कमेंट दरकार है सर। जो कतर को इंश्योर किया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू अमेरिका ने कि अब उस पर जो अटैक होगा तो अमेरिका पे अटैक कंसीडर किया जाएगा, इसके पीछे आप मुहर्रिक क्या देखते हैं? प्लीज शॉर्ट, क्यों टाइम थोड़ा। ख्याल इसके ऊपर जो बुनियादी मुहर्रिक है, डॉक्टर साहब से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आपने सही बात की। वो बात ये है कि इस वक्त कम से कम 5 जो अरब ममालिक और हैं वो पाकिस्तान के साथ उसी तरह का दफाई मुआहिदा करना चाह रहे हैं। अब इसराइल को खौफ पैदा हो गया है कि अगर यही सिलसिला जारी रहा, जो अटैक के बाद ये अरब ममालिक जो हैं बड़े इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका ने उनको ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया। ये बिल्कुल इस पर कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि इस किस्म दे वर सपोज टू डिफेंड, लेकिन आप देखें कि उन्होंने जानबूझ के डिफेंड नहीं किया, इसराइल के साथ मिल के हमास के लोकेशन के ऊपर हमला किया है। आई थिंक हमारा जो पाकिस्तान का रोल है वो बढ़ेगा आने वाले दिनों में, बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद राणा साहब आपका, डॉक्टर हसन बुखारी साहब आपका। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान का रोल वक्त के साथ साथ बढ़ेगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का दिफा भी मजबूत है और पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर जाएगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।